हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का मैं अंजलि बालियान आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल रविवार की छुट्टी थी। आप सभी ने अपने प्रैक्टिस सेट्स में हुए गलत क्वेश्चंस को रिवाइज किया होगा, उनको सही करने का प्रयास किया होगा और जिसके पिछले प्रैक्टिस सेट छुड़े हुए हैं उन्होंने उनको कंप्लीट किया होगा, आशा करती हूँ। अब हम आज से आगे की शुरुआत करेंगे और आज आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज का। तो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस तक देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी से अपनी पकड़ इन सब पर अच्छी बना के चलते हैं तो आप यकीनन बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। एक बार और सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से अपने सभी साथियों के पास लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी प्रशिक्षु, जो भी भावी अध्यापक अध्यापिका का सपना देख रहा है, अध्यापक बनना चाहता है, तो वो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और अपने भविष्य के लिए अभी से मेहनत करे, प्रयास करे और अच्छे प्रश्नों को हल करे, ताकि उसका आत्मविश्वास भी बढ़े। चलो दोस्तों, पहला प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा है प्याज, आलू और अदरक है, क्या है? ये जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क पत्र है? बता दीजिए अब सही जवाब मेरे को। क्या जवाब देंगे आप? प्याज, आलू, अदरक, क्या ये जड़ है, तना है? बताओ भाई। देखो, इन दोनों को तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया होगा, लेकिन इन दो के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपने देखा होगा कि प्याज, जैसे कि ये प्याज की शेप है, इस तरीके से इसके नीचे यहाँ पर जड़ें होती है, तो ये जड़ें हैं। तो प्याज क्या है? ये तना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरीके से। प्याज, आलू, अदरक, ये तीनों किस में आएंगे? तने वाले कैटेगरी में आएंगे। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, इनमें से कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय है? स्पाइरोगायर, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा? बता दीजिए जल्दी से, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत बेहतरीन तरीके से आपके आंसर आने शुरू हो चुके हैं। आपके लिए रेड पेन को सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि विजिबल हो अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसने बताया पैरामीशियम, एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का त्रिस्थापन है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है वो साबुन का त्रिस्थापन है, यानी आप उसमें से झाग निकलते हैं। तो रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है या फिर सारे के सारे है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर करिए दोस्तों। त्रिस्थापन नहीं, विस्थापन होगा, यानी साबुन के स्थान पर आप यूज़ कर पाए। ठीक है, अगर लड़कियां ज़्यादातर इसका आंसर सही दे पाएंगी, क्योंकि कभी कभी अपने बालों के लिए रीठा यूज़ किया है, आपने देखा होगा, उससे झाग उठते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या फिर लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। अब बताइए इनमें से कौन सा गैसीय अपशिष्ट है? इतना आसान क्वेश्चन है कि हर कोई इसका आंसर दे सकता है। अगर नहीं दिया तो आप अच्छे से पिटाई खाओगे, मार खाओगे। देखिए दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट पूछा है, तो इसमें कौन सा गैस की फॉर्म में आपको दिख रहा है? क्या छिलके गैस की फॉर्म में दिख रहे हैं? नहीं। गंदा पानी? नहीं। कचरा, खेत खलिहानों से निकलने वाला? नहीं। धुआं, धुआं एक गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं ही गैसीय अपशिष्ट होता है। चलो फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बताओ। ये 2016 का आपका यूपी टेट का पेपर है, 2016 का।
और इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को तराशते जाओगे, ईवीएस का एक ऐसा पोर्शन है जो आपको हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर आप ईवीएस और सीडीपी दोनों पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको बहुत यहाँ पर हेल्प होने वाली है। बताइए फटाफट से, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे या बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फल द्वारा प्रकीर्णित या कायिक जनन द्वारा वितरित, कौन से ऐसे पौधे हैं जो दूर दूर तक प्रसारित होंगे, दूर दूर उग जाएंगे, कहाँ तक फैल सकते हैं? अब आप बताइए क्या होगा सही जवाब? इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो देखियो दोस्तों, बीजाणु बीज हुआ और कायिक जनन हुआ, इनका क्षेत्र लिमिटेड होता है। ठीक है, बीज जब फलियां ऐसे खिल जाती है धूप में, ठीक है, पकने के बाद, तो बीज हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, इतना ही ज़्यादा दूर जाए। लेकिन फल की अगर बात करें, आपने देखा होगा बहुत सारे कीट, जीव जंतु, पक्षी क्या करेंगे, फल को तोड़ेंगे जो भी पसंद होगा और लेके दूर तक उड़ जाएंगे। तो ये ज़्यादा दूर तक सर्वाधिक सीमा होती है पौधों के परागण की। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होंगे ये दूर तक प्रसारित होंगे। ठीक है, इनकी सीमा दूर तक होगी या सर्वाधिक होगी। तो सी ऑप्शन आपने सही जवाब दिया। अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो उसको हम क्या कहेंगे? बताओ जी, जल्दी से सही जवाब दे दो। उसको हम क्या कहेंगे? यानी दूसरे जीव से भोजन लेता है, लाभ लेता है, लेकिन उसको प्रभावित नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। सही जवाब का वेट करते हुए और यहाँ पर आना शुरू हो गया ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी, एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, देखते हैं कौन बता पाएगा। जब मोर सांप को खाता है, मोर ने खाया सांप को, सांप ने खाया कीड़े को, कीड़े ने खाया हरे पौधे को, तो मोर का जो पोषक तल होगा वो कौन सा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता का? तो बिल्कुल नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता तो यहाँ पर कीड़ा है। फिर बात करता है अंतिम अपघटक का, तो हम ये नहीं मानेंगे क्योंकि मोर जो है वो अपघटक नहीं होता है, मोर तो उपभोक्ता होता है। सी ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक, तो अपघटक तो ये है ही नहीं। डी ऑप्शन है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, तो बिल्कुल सही बात है, ये कहाँ है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। ठीक है, फूड चेन में सबसे शीर्ष पर आप इसको देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा शैलों वाले चैप्टर में, ज्योग्राफी में आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ आप बताइए कौन सा हो जाएगा? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर? तो यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संगमरमर इसका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आप बताइए कौन सा लवण महासागर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? जवाब दीजिए। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपको बताना है क्या होता है, किस साइन से डिनोट करते हैं हम सोडियम क्लोराइड को। तो एकदम सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? भाई इतना तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र में हमें क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा नमक मिलता है, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, तो हम कहेंगे NaCl। ठीक है, NaCl। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम यहाँ पर सही जवाब आपने दिया। आगे चलते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता
कौन करता है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। 130 का आंसर करना है। देखिए प्रधानमंत्री नहीं होता, ना ही तो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना ही राष्ट्रपति होता, ना ही भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति और लोकसभा का सभापति कौन होगा, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी का है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सी मिट्टी ने घेरा हुआ है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। 3 सेकंड का समय आपके पास है। देखिए दोस्तों, जो भी इन प्रैक्टिस सेट को रेगुलर कर रहा होगा उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और जो सीरियस कैंडिडेट होगा वही मेरी क्लास से जुड़े, क्योंकि फालतू की भीड़ भी नहीं चाहिए। जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, दिल से चाहता है, मेहनत करना चाहता है, वही जुड़े, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट पहले करा रही हूँ प्रीवियस पेपर वाले, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आपके सिलेबस में आता क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन एग्ज़ाम के निकट आते ही मैं आपको लगभग 2 महीने 2-2.5 महीने पहले ही फ्री यूट्यूब पर ही फ्री पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास लूँगी, पूरा उसकी थ्योरी आपको समझाऊंगी सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो एनसीईआरटी की पूरी मुझे समझानी हो, आपको एससीईआरटी की, जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा पहले उसका पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी ट्रिक बताऊंगी, जहाँ इमेजेस के थ्रू समझाना पड़े वहाँ इमेजेस के थ्रू समझाऊंगी। बस आप लोग रेगुलर इन सेट्स को करिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या लेवल रहता है पेपर का, आप डरे ना। तो रेगुलर दीजिए, बहुत हेल्प करेंगे, प्रीवियस पेपर कभी बेकार नहीं जाते करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 131 का सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो ऑप्शन ए डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इनमें से किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है। आपने देखा होगा आजकल दिल्ली में भी और सभी जगह क्या करते हैं लोग, सीएनजी वाली अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, सीएनजी युक्त। तो वो क्या होता है, कम प्रदूषण करती है, तो और थोड़ी सस्ती भी होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल पेट्रोल, ठीक है। तो इसको ही पर्यावरण स्नेही माना जाता है, सीएनजी को, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। एलपीजी की फुल फॉर्म मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या कोई नहीं, बता दीजिए फटाफट से। तो भूवैज्ञानिक चक्र तो हम नहीं कहेंगे, ना ही रासायनिक चक्र कहेंगे, हम कहेंगे क्योंकि इसमें दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों चीज़ें होती है, ठीक है, भौतिक रासायनिक और जैविक तीनों होती है। तो यहाँ पर जीव भू रासायनिक चक्र हम उसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। ये दोस्तों आपका सीटेट में भी आता है और ये यहाँ पर ये पेपर यूपी टेट का है तो यहाँ भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका सुपर टेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ईवीएस जो भी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो केवीएस हो, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। बताओ अब सही से जवाब। हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। देखिए मदर टेरेसा और महात्मा गांधी तो यहाँ से अलग ही हो जाते हैं। अब बात करो, 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें बताओ चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है, वो विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। जवाब दीजिए,
इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का ये इंसुलिन होता है प्रोटीन। इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में या परागकणों में, तने में या पराग कोश में? जवाब दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन पौधों में कहाँ होता है? कौन से भाग में? तो पराग कोश में होता है। कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा? अरे भाई, आपको कई बार बताया है फूड चेन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? शाकाहारी होता है। और यही तो इसमें पूछा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। ठीक है। इसके बाद अगर पूछे कि आपका जो है द्वितीयक उपभोक्ता कैसा होगा, तो वो मांसाहारी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? आप कौन सी दवाई लेते हैं जब फीवर होता है आपको? ब्रूफेन की, बी कैम्प्लेक्स की, पैरासीटामोल की या लिव 52? लिव 52 तो लीवर के लिए आती है। ठीक है, अब बता दीजिए जल्दी से। हर कोई इस सवाल का जवाब जानता होगा, जिसको भी कभी फीवर हुआ होगा तो पैरासीटामोल सबसे पहले प्रीफर करते हैं लेना। ठीक है, बुखार को नियंत्रित करने के लिए। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट इस पर लिखूँ उतना कम है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? इतना बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है एस्परजिलस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। सही जवाब देने वाले को यहाँ पर 1 नंबर का पुरस्कार मिलेगा। जल्दी से बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आप ऑप्शन लिख दिया करिए कि ए सही है, बी सही है या डी। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे तो आप लिखते रह जाएंगे, मैं अगले क्वेश्चन पर चली जाऊंगी, तो आप ऐसे लिख दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पैटिन एवं मास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? अब सही जवाब बहुत आसानी से आप दे पाएंगे, कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, क्योंकि भैया रुधिर वर्ग की खोज करने वाले महोदय है लैंडस्टीनर। कौन होगा? लैंडस्टीनर। प्लेग है, क्या है? कैसी बीमारी है प्लेग? विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या कवक जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? ये सारे जैसे ये बीमारियां हो गई है ना, और ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी, ऐसी ट्रिक से कि आप गलत तो कभी करके ही नहीं आएंगे और याद रहेगी एग्ज़ाम में। बस आपको वो ट्रिक ध्यान रखनी है, और कोई सी भी बीमारी से, कैसा भी, चाहे वो फफूंद से होने वाली बीमारियां हो, वायरस से हो, जीवाणु से हो, आप सारे सवाल कर पाएंगे। अब बता दीजिए पहले तो, यहाँ पर तो आपका टेस्ट चल रहा है, यहाँ मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी। तो प्लेग कैसी है? विषाणु जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित या खनिज जनित? बताओ, खनिज जनित बीमारी होती है? नहीं, ऑप्शन डी तो वैसे ही अलग कर दो। 141 का जवाब क्या हो जाएगा? ये जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित, सी ऑप्शन। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अरे भैया, अभी तो ऊपर गया ये प्रश्न, बस वहाँ पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन को समझना है आपको, रटना नहीं है। समझोगे तो एक क्वेश्चन को समझोगे, 4 बनाओगे। अब बताइए, जो पेड़ पौधों पर निर्भर है उस उपभोक्ता को क्या कहेंगे? अरे भैया, प्रथम चरण का उपभोक्ता कहेंगे, क्योंकि द्वितीय वाला तो फिर मांसाहारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण क्या होगा? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर सभी?
देखो दोस्तों, समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी विधि का गुण इनमें से कौन सा है? दोस्तों देखिए, जो भी हम कार्य करते हैं वो लक्ष्य केंद्रित विधि अपनाकर करेंगे, ठीक है। उसमें सृजनात्मकता भी अपनाएंगे, चयनात्मकता भी। तो सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सारे ही इसके गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि की सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रक्षेपण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि में से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। अब आप बताइए क्या होगा सही जवाब? परीक्षण विधि की सीमाएं ये सभी है, ठीक है, ये सभी है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा है, पूछा है इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होगी? ऑप्शन ए, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है वो आपको ढूंढना है। बाय चांस आपको सी भी सही लग रहा होगा, लेकिन हमको ढूंढना है सबसे बेस्ट, ठीक है। क्योंकि खाली यहाँ पर क्या होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण में जो भी है उनका संतुलित तंत्र ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। बताओ, चलो अपने बारे में आप कितना जानते हैं वो पता चलेगा। दो पैरों पर आप चलते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार का आधार देना, या शरीर का भार कम होना, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार कार्य कर सके, या अधिक तेज चल सके। अरे भैया, क्या आप चीते से तेज चल पाएंगे? वो तो 4 पैरों वाला होता है, आप 2 पैरों वाले हैं, तो ये तो बात गलत है। इसका मतलब ये नहीं है अगर 2 पैरों वाले इंसान है तो ज़्यादा तेज चलेंगे, नहीं, चीता ज़्यादा तेज चलता है, 4 पैर है। अब और बताए, बाकी सारे आप एलिमिनेट करिए। शरीर का भार कम होना, नहीं भैया, शरीर का भार कम होने से मतलब नहीं है, आपने इतने भारी भारी इंसान नहीं देखे हैं। ऑप्शन है, शरीर को अच्छे प्रकार का आधार देना। अब 2 पैरों पर अच्छा आधार मिलेगा या 4 पैरों पर? 4 पैरों पर मिलेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसका सही रीज़न ये है, इसलिए सबसे बड़ा लाभ है क्योंकि हमारे 2 पैर है, क्योंकि हमारे हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सके, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। थोड़ा सोचने वाला था। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। 3 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट आंसर करिए। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से आप क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ये तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? इसको तो मैंने आपको ट्रिक से न जाने कितनी बार बताया हुआ है, आपको याद दिला देती हूँ। अगर आप पहले से मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो इसकी ट्रिक थी, बुधसु प्रेम पतिसा आवे। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा आया? बुध, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है हम जानते हैं, बुध है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अभी जो UPSSC के अनुसार के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड की अभी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, जो कि कल एग्ज़ाम हुआ संडे में, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपका UP टेट में पूछा जा चुका है, क्योंकि फिर प्रीवियस पेपर में आपको करा रही हूँ। C टेट में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना, ये मजाक नहीं है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जवाब दे दो फटाफट, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग से गुजरात, ग से गिर, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन,
निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नेगेटिव सेंस वाला ऑप्शन ढूंढना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो इसकी विशेषता है, हमको नहीं वाली ढूंढनी है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, तो ये भी सही है, हमको तो गलत वाला ढूंढना है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, तो यही इसकी विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। अब मुझे आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है। आपका इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे पाए, अपना टोटल स्कोर फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप करें। और दोस्तों क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक आपको ज़रूर देना है। और दोस्तों अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। सो गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।